नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इंस्पायरेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ राघवेंद्र शर्मा सर हैं। राघवेंद्र शर्मा सर का जो है रैंक यूपीएससी 2021 में 340 है। सर से जानेंगे कि सर का जर्नी क्या रहा था, सर का मोटिवेशन क्या था, सर रिसोर्सेज क्या रहे थे, कैसे कंटेंट को सर ने फॉलो किया, क्या क्या बुक लिस्ट थी, इस पर हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है, चैनल सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। थैंक यू वेरी मच। मेरी एज 24 ईयर्स है और मैं दिल्ली में ही पला बड़ा। मैंने 8वीं तक पढ़ाई इसी एरिया में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है वहाँ से की। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने 2019 में ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी शुरू की। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया बट मिस कर गया और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, दूसरा अटैम्प्ट था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम क्या रहा? मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मीडियम इंग्लिश। सर सोर्स ऑफ मोटिवेशन वगैरह क्या था आपका? सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये था कि मैं पढ़ने में ठीक था, तो सब लोग इनकरेज करते थे कि तुम कर लोगे। उसके बाद मुझे खुद पर ये भरोसा था कि मैं मेहनती हूँ, तो मेहनत कितनी भी करनी पड़े मैं कर सकता हूँ। तो यही मेन मोटिवेशन था। उसके बाद जब आप खुद तैयारी करते हैं और आप जब 7-7, 8-8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली 1 साल तक, तो आपको खुद की मेहनत से मोटिवेशन मिलता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो होगा तो है ही। तो और उसके बाद फिर प्रीलिम्स दिया, पहले अटेम्प्ट में हो गया, मेंस दिया, पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो फिर वो मोटिवेटिंग फैक्टर था कि पहले किया है तो दोबारा करना है तो दोबारा भी कर लेंगे। सर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस समय जो भी सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम उसमें बीटेक वाले, उसमें खास करके IIT वाले भर के आ रहे हैं। टॉपर्स देख लीजिए तो वहीं से मैक्सिमम इंजीनियर्स ज़्यादा होते हैं। डर उड़ लगता था कि नहीं कि भाई इंजीनियर लोग सिलेक्ट होते हैं अपना, तो आर्ट्स मिट्टी वाले हम हैं, क्या होगा? तो ऐसा कभी कंसेप्ट आता था माइंड में? देखिए, कभी कभी तो लगता ही है, क्योंकि आप जिनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं उन्होंने खुद का मेटल ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। उन्होंने IIT के लिए JEE जैसा एग्ज़ाम या IIM के लिए CAT जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं वो। तो आपको मालूम है कि ये एक बहुत ही प्रबल दावेदार है और आपको उनके अगेंस्ट कम्पीट करना है, तो वो समहाउ रहता है। लेकिन मुझे लगता है UPSC ऐसा एग्ज़ाम है कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको पास्ट में ऐसे मिलेंगे जो बहुत सिंपल से बैकग्राउंड से आए, गांव से पढ़ करके आए और फिर भी उन्होंने UPSC क्रैक किया। तो मैं भी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ा और मुझे लगा नहीं यार इन्होंने किया है तो मैं भी कर लूँगा, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करेंगे। सर प्रीलिम्स की बात करिए, जब स्ट्रेटेजी पाते हैं, आपका स्ट्रेटेजी वगैरह क्या हुआ करता था प्रीलिम्स में? आपसे जानना चाहूँगा कि 3 ऐसे टिप्स बताएं जो आपने खुद फॉलो किया था, जो स्टूडेंट को बताएं। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसा था कि मैं बहुत वाइडली पढ़ता था और एक पहला टिप मेरा यही होगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स जो है वो कन्वेंशनल नहीं रह गया। अब आप ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएंगे और आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे या पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आपको बेसिक बुक्स के अलावा भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वाइडली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता था, पहले अटेम्प्ट में जब मैं ऑप्शनल की मैंने कोचिंग ली है, तो जब कोचिंग जाता था तो रास्ते में करंट अफेयर्स ऑफ द डे पढ़ता था जाते वक्त, और आते वक्त फिर 5-5 MCQ सॉल्व करता था। तो ये मैंने 1 साल तक या मान लीजिए 7-8 महीने तक रेगुलरली किया। तो इससे क्या हुआ कि रोज़ कई बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कई बार जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी करंट में आता है, तो इससे बहुत वाइड कवरेज हो जाती है एक चीज़ों की और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो पहला ये है कि आपको वाइड पढ़ना है बहुत ज़्यादा। सेकंड ये है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो एकदम प्रिपेयर रखनी। तो मेरा अप्रोच यही था कि अगर कोई क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आता है या स्पेक्ट्रम से आता है तो मेरे ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको इन बुक्स को इतनी बार रिवाइज करना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत होने का आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो ये दूसरी टिप है कि बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से करके जाइए। थर्ड ये है कि आप क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सके प्रीलिम्स के लिए वो कीजिए। प्रीवियस ईयर टेस्ट पहले अटेम्प्ट में मेरा ऐसा था, मुझे जहां क्वेश्चन दिखते थे मैं सॉल्व करने लगता था। हेलो एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं PW यानी कि फिजिक्स वाला। इसकी शुरुआत अलख पांडे सर ने की थी एंड PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां JEE, NEET, NDA एंड अदर मेजर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाखों स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की है। अब PW लेकर आया है UPSC स्टूडेंट्स के लिए UPSC वाला। PW का मिशन है जो स्टूडेंट छोटे शहर विलेज में रहते हैं
और महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते और उनका ड्रीम यूपीएससी है, तो उनके लिए मिनिमम कॉस्ट यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड इसी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया है पीडब्ल्यू का यूपीएससी वाला। पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट्स के कंफर्ट और डिमांड को कंसिडर करते हुए नया बैच लॉन्च किया है। प्रहार बैच 2023 प्लस ऑप्शनल बैच हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में है। संकल्प बैच 2024 प्लस ऑप्शनल बैच हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में है। टाइटन बैच 2024 प्लस ऑप्शनल बैच इन इंग्लिश, और साथ ही 2023 के लिए प्रीलिम्स फोकस बैच जो कि मिल रहा है सिर्फ 4199 में। एक इम्पोर्टेंट बात, आपको पीडब्ल्यू के हर बैच में ही सीसेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। ये बैच आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड इसमें आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन बुकलेट, PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन भी मिलेगा। एंड स्पेशली पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि धूम मचा रहा है हर जगह। एस्पिरेंट्स इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये मैगजीन हर जगह अवेलेबल है और बाकी सारे मैगजीन से बहुत ही बेटर है। ये मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल। इसके अलावा पीडब्ल्यू के 2 यूट्यूब चैनल पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू के लिंक पर क्लिक करें और यूपीएससी कोर्स परचेज करें और मेरा कूपन कोड SW500 यूज करें, जिससे आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। सर यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें एक डिकोड करने वाली सिस्टम है कि उसको कैसे डिकोड किया जाए, मतलब उसको कैसे तोड़ा जाए सिलेबस को धीरे धीरे। मतलब तो एस्पिरेंट जैसे उसमें नए नए जो एस्पिरेंट होते हैं उसको वो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली सिलेबस को कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, ये बहुत सही है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइड है। तो उसके लिए एक तो ये है कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आपको इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे डिकोड करके डाला हुआ है। दूसरा ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर यूपीएससी सोसाइटी में विमेन इश्यूज कहता है, तो आपको क्वेश्चंस देख करके ये समझना है कि अच्छा, ये विमेन इश्यूज एग्जैक्टली क्या हैं, ये कौन से विमेन इश्यूज पे फोकस करते हैं। तो दूसरी चीज़ यही है कि आपको यूपीएससी क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से सिलेबस का क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आपको समझने के लिए यूपीएससी के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ओके सर, बात करिए साइंटिफिक स्टडी की। बात कही जाती है साइंटिफिक और स्मार्ट स्टडी। एक कनिष्क कटारिया जो टॉपर थे अपने समय, बोले कि उन्होंने मतलब एक किसी कोचिंग संस्थान पर यूट्यूब चैनल बोला था कि बैल की तरह पढ़ोगे तो यूपीएससी कभी नहीं होगा। साइंटिफिक अप्रोच रखना होगा, स्मार्टली पढ़ना होगा। सर वो क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का? साइंटिफिक तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। और स्मार्ट वर्क इन द सेंस ये कि आप अपनी स्ट्रेटजी रोज़ ना बदलें और आप ये समझें कि क्या चीज़ कितना पढ़ना है, उसकी क्या यूटिलिटी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लक्ष्मीकांत, आप लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत में आपको समझना पड़ेगा कि कुछ अगर 50 चैप्टर्स है, उसमें से 20 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाकी 30 चैप्टर्स एक बार गो थ्रू करना है बस, पर वो 20 चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है और ये समझना ही स्मार्ट है। ये समझना ही स्मार्ट वर्क है। तो ये मेरे हिसाब से ये स्मार्ट वर्क है। बाकी मैं मानता हूँ कि बैलों की तरह मेहनत भी ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, मैं नहीं सोचता कि कोई भी इतना स्मार्ट होगा कि वो 3-4 घंटे दिन में पढ़ता होगा और यूपीएससी क्रैक कर लेगा। अगर वो है तो मैं उससे मिलना चाहूँगा और मेरा भगवान होगा वो, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आया कि 7-8 घंटे से कम पढ़ कर हार्ड वर्क के, क्योंकि बात यह है कि मैथ्स नहीं है कि आपको एक बार फंडे समझ आए और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या है, आप सोसाइटी में विमेन इश्यूज बिना पढ़े कैसे कर पाएंगे? जब तक आप डेटा या फैक्ट्स नहीं पढ़ते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है और विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, क्या इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें आपको नेचुरली नहीं आती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में है यूपीएससी के, ये चीज़ें आपको नेचुरली नहीं आती हैं, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, आप आर्ट्स के ह्यूमनिटी के सर स्टूडेंट रहे हैं सर अपने एकेडमी के दिनों में। सीसेट सर आर्ट्स ह्यूमनिटी वालों क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है कि उसमें ज़्यादा वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए दिखते हैं। आपने दोनों बार जो है कि इंटरव्यू तक पहुँचे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हर बार सीसेट यानी क्रैक किया आप डेफिनेटली। सर उस बॉर्डर लाइन को कैसे क्रॉस किया जाए, किस एरिया पर ज़्यादा फोकस किया तो सीसेट मतलब क्रैक किया जा सकता है? ये सच बात है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता है और आजकल यूपीएससी थोड़ी डिफ़िकल्ट मैथ्स पूछ रहा है। तो मतलब मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है सीसेट को लेकर, उसमें उसके हिसाब से मेरा ये है कि
आपको हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोग इस माइंडसेट से जाते हैं कि हम सिर्फ क्वांट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हम सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे। कुछ इस सोच के साथ जाते हैं कि हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे और क्वांट हमसे नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये दोनों ही गलत चीज़ें हैं। आप ना सिर्फ क्वांट के भरोसे जा सकते हैं, ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी भी ट्रिक कर सकता है। कई बार वो क्वांट के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट डाल देता है कि आईआईटीएन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई बार वो कॉम्प्रिहेंशन के इतने डिफिकल्ट डाल देता है कि जो इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट होगा वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो आपको दोनों ही चीज़ों का बैलेंस करना है और आपको ये समझना है कि आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं। नेट जो क्वेश्चंस हैं वो 27 आपको सही करने हैं। तो वो आपको समहाउ क्या-क्या चीज़ें लेकर के कि लॉजिकल रीजनिंग से थोड़े टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, कॉम्प्रिहेंशन के कि जो सिंपल हैं वो तो करेंगे ही, और इसी तरीके से आपको हर एक पार्ट से थोड़ा-थोड़ा तो करना ही है। आप किसी एक चीज़ के भरोसे ना जाएँ, मतलब मेरा ये सजेशन है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ अब कि आपकी नज़र में, आप अब चूँकि सिलेक्ट हो गए हैं, आपकी नज़र में अगर यूपीएससी के बारे में पूछा, यूपीएससी कितना डिफ़िकल्ट है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए डिफ़िकल्ट तो बहुत है, ठीक है? मैं मतलब अगर मुझे दोबारा देना हो तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं दोबारा क्रैक कर जाऊँगा। तो डिफ़िकल्ट तो बहुत है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें, आप सही मात्रा में मेहनत करें, तो डूएबल भी है। तो डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो शायद किसी को 1 अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी को 2 या 3 अटेम्प्ट लगते हैं, किसी को 4 अटेम्प्ट भी लगते हैं। पर डूएबल है। आप सही राह पे रहें, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें और मेहनत करते रहें कंसिस्टेंटली। आपकी पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है पहले, दूसरे, तीसरे नहीं तो चौथे अटेम्प्ट में हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए 2 शब्द और आपका मैसेज क्या है? मेरा यही मैसेज होगा कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जब आप आ रहे हैं, तो आप लॉन्ग हॉल के लिए रेडी रहिए। आप कितने भी ब्रिलिएंट हों, मैं प्रे करूँगा कि सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 लाख, 8 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं और उसमें से महज़ 700-800 लोग जो होते हैं वो फाइनल लिस्ट में आते हैं। तो आपको फेलियर्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप बेस्ट दें, आप सब कुछ अच्छा करें, बट मेबी एक लक का फैक्टर आ जाए। आप लक किसी भी तरीके से काम कर सकता है। आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से खराब चला जाए, या आप मेंस के दौरान बीमार हो जाएँ, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में भी ना आए कि लक कहाँ खराब हुआ। अगर लक आपका साथ नहीं देता तो भी आप बाहर हो जाएँगे लिस्ट से। तो लॉन्ग हॉल के लिए रेडी रहिए। फेलियर से घबराइए नहीं। मैं पिछली बार इंटरव्यू तक गया, नहीं हो पाया, बट इस बार हो गया। तो आप फेलियर्स को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए और ये सोचिए कि ठीक है यार, मैं लूज़र नहीं हूँ। फेलियर हो रहे हैं तो क्या हुआ, अगली बार अच्छा होगा। आप खुद को लूज़र मत समझिए। बहुत जल्दी आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको मत हारिए। तो यही मेरा मैसेज है कि आप यूपीएससी जैसी चीज़ आपने चुनी है, तो जितना डिफ़िकल्ट चीज़ होगा, फेलियर भी उतना ही बड़ा होगा। तो फेलियर से डील कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एंड मे यू ऑल सक्सीड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच राघवेंद्र शर्मा सर, कि होप सो कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी सर्विस में जा रहे हैं, वहाँ पर सर जो भी निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके के जो आम वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप अच्छे नीति निर्माता और अच्छे पदाधिकारी के तौर पर आप साबित होंगे। आपको उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ राघवेंद्र शर्मा सर थे, इनका 340 रैंक है। सर ने अपने स्टडी शेयर की, बुक लिस्ट वगैरह बताया कैसे आप प्रिपरेशन करके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।